जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पुंछ और राजौरी के इलाके के ऊपर नज़र इसलिए भी रहती है चूँकि बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है और वो फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को जो जम्मू में मुयस्सर हैं या कश्मीर में हैं वो राजौरी पुंछ में नहीं है। इसीलिए खुशी होती है कि राजौरी पुंछ का कोई लड़का या लड़की यूपीएससी में या जेकेएस में या कोई भी हिंदुस्तान के या जम्मू कश्मीर के किसी बड़े इम्तहान में कामयाबी हासिल करता है तो खुशी दुगनी होती है। जेकेएस जिसको हम आम तौर में कुछ साल पहले तक केएएस कहते थे, वो जम्मू कश्मीर का सबसे मुश्किल इम्तहान माना जाता है। मोहम्मद एजाजुर रहमान साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। इन्होंने ये इम्तहान पास किया है। इनसे जानेंगे कि परेशानियां कितनी आईं, मुश्किलात कितनी आईं और फिर ये भी समझेंगे कि बच्चे अगर तैयारी करना चाहें इस एग्ज़ाम के लिए तो वो किस तरह की किताबें पढ़ें और कब से तैयारी शुरू करें। एजाज साहब, पहले तो आपको बहुत मुबारक और फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम भी दिया है। एजाज साहब, ये बताइएगा कि आपकी इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हुई है? सर, मेरी प्राइमरी स्कूलिंग जो यहाँ पे हमारे क्राइस्ट स्कूल पुंछ, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। तो उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में बीटेक मेरी हुई जी। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। अच्छा, ये बताएं कि जो आपके बाद अब होता ये है कि कोई उनका सीनियर जब इस तरह का इम्तहान पास करता है तो आपके बाद के जो लड़के लड़कियां होते हैं उन्हें लगता है कि अब हमें भी ये करना चाहिए। तो तैयारी किस तरह करें और कब से करें? मतलब आदमी जैसे 12th में है या ग्रेजुएशन के बाद, तो अगर वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो वो तैयारी कब से शुरू करे और किस तरह की किताबें पढ़ें? सर, तैयारियाँ यहाँ से अब आप कहाँ पे बच्चे को पता चला है कि मुझे सिविल सर्विसेज का एक्चुअली में वहीं ज्वाइन करना है, बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सबको इसी होड़ में लग जाना चाहिए कि हमें सिविल सर्विसेज ही करना है। लेकिन अगर यही फील्ड सेलेक्ट करते हैं बच्चे तो एज अर्ली एज पॉसिबल, यही मैं कह सकता हूँ। ये नहीं कि प्रेशराइज़ करें बच्चों को कि आपको सब बुक्स पढ़नी है, लेकिन एक माइंडसेट, एक गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है कि अगर 10th के बाद से बच्चों को आइडिया है कि हमें सिविल सर्विसेज ही ज्वाइन करनी है तो उनको बेसिक बुक्स जो हैं एनसीईआरटी बहुत सिंपल बुक्स हैं येट बहुत इफेक्टिव बुक्स हैं। यूपीएससी आज भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछता है एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी पे फोकस करना बहुत इफ़ेक्टिव रहता है लेटर स्टेजेस में। और लेकिन उसके बाद हम अगर थोड़ा लेट भी बोलें तो 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए ताकि एज अर्ली एज पॉसिबल सक्सेस मिल जाए इस फील्ड में। अच्छा, एक चीज़ ये बताएंगे कि केएस के इम्तहान में बच्चे की दिलचस्पी कितनी है? बच्चा उधर जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता? माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा केएस अफसर बने, तो ये किस तरह डिसाइड हो? बच्चा कैसे फैसला करे कि इसी तरफ जाना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है? या फिर माँ बाप भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि नहीं, बच्चे की दिलचस्पी है कि उसे एमबीबीएस करना है, इंजीनियर बनना है या कुछ टीचर बनना है, लेकिन माँ बाप कहते हैं नहीं जी, आपको केएस का इम्तहान पास करना है। सर, इसमें हमें सबसे पहले तो बच्चे से ही पूछना लाजमी समझते हैं जी कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है सबसे, क्योंकि उन्हीं को लेटर ऑन उसमें कैरी ऑन करना है। बिल्कुल। तो सबसे फोकल पॉइंट तो स्टूडेंट ही है। लेकिन फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि बच्चों को इतनी अर्ली स्टेजेस में पता भी हो, सही मायने में ये पता भी है कि मुझे फ्यूचर में 10th के बच्चे को क्या पता केएस क्या है? 10th के बच्चे को तो हमारे टाइम में तो मुझे लगता है हमें तो ग्रेजुएशन के बाद पता चला कि हमें क्या करना चाहिए और अच्छा क्या है हमारे फ्यूचर के लिए। तो सबसे फोकल पॉइंट तो बच्चा ही है, लेकिन फिर एक डिसेंट गाइडेंस आसपास से सबसे डिस्कस करके एक मशवरे के साथ चलना, मुझे लगता है ये सब कलेक्टिवली डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा एजाज साहब, ये बताइएगा कि एक प्रॉपर गाइडेंस की जो आपने पहले बात की ना, ये जो हमारा इलाका है राजौरी पुंछ, अब तो चलिए कुछ बच्चे हमारे जम्मू भी जाने लगे हैं, कुछ दिल्ली भी जाते हैं कोचिंग के लिए, लेकिन ज़्यादा बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है हम लोगों को। हमें तो ग्रेजुएशन के बाद तक नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। 12th पास की तो चलिए जी एमबीबीएस में अगर हो गया, नहीं हुआ तो फिर ग्रेजुएशन में लग गए, वो हुआ तो फिर किसी और एग्ज़ाम में लग गए। तो प्रॉपर गाइडेंस की हमारे राजौरी पुंछ के स्टूडेंट्स को जो है वो कमी रहती है। तो इसको पूरा करना अगर हो तो कैसे करें? सर, इसमें सबसे पहले तो मैं एक आज के टाइम की बात करूँगा कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है।
आज से कबल 5-8 साल पहले की बात करें तो तब उतनी गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि गाइडेंस की कमी बहुत महसूस होती रहती है लगातार, जब तक आप कामयाबी हासिल ना कर लें। जी। मुझे मैं अगर अपना कहूँगा तो रिज़ल्ट से एक दिन पहले तक मुझे लगता था कि मुझे गाइडेंस की और ज़रूरत है। तो अब गाइडेंस अगर सही मायने में देखा जाए, एक तो अपने आसपास अगर आप किसी ने क्वालिफाई किया तो उनको पता होता है कि इसमें क्या मुश्किलात हैं, क्या किन सोर्सेज को हमें रेफ़र करना चाहिए। और दूसरा यूट्यूब पे स्पेशली जो मैं कहूँगा टॉपर्स की स्ट्रेटजीज़ अवेलेबल हैं, तो उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो एक स्ट्रेटजी फ्रेम करना बेस्ड ऑन दैट गाइडेंस तो इंशाल्लाह मेहनत के साथ पॉसिबल है। एजाज साहब, ये बड़ा अहम चीज़ की तरफ आपने इशारा किया, यूट्यूब। अब हम इस पर आते हैं, चूँकि जैसे आज से 5, 8 या 10 साल पहले ज़रा मुश्किल था चीज़ों के लिए, हमें दिल्ली जाना पड़ता था, नोट्स के लिए जम्मू जाना पड़ता था। ये बताइएगा कि ऑनलाइन अगर हमें इसकी तैयारी करनी हो और कोई फैमिली ऐसी हो जो जम्मू में कोचिंग करने ना जा पा रही हो या दिल्ली कोचिंग करने नहीं जा सकती है, तो अगर कोई ऑनलाइन इसकी तैयारी करे तो वो किस तरह करे और क्या ऑनलाइन तैयारी काफ़ी होती है? सर, इसमें सबसे ज़रूरी पहली बात यह है कि आपके पास राइट सोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक। ऑनलाइन में आज बहुत स्टूडेंट्स के पास घर पे बैठे विजन या कोई और ट्रायम्फ इंस्टीट्यूट हो गया, फोरम आईएस हो गया, उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूट का आप सोर्स पहले गैदर कर लें और उसके बाद उसके वीडियोस के बेसिस पे नोट्स बना लें। ऑनलाइन आप, मैं कहता हूँ आज पुंछ ही नहीं, आज लोरन बैठ के भी या मंडी बैठ के भी कोई प्रिपरेशन कर सकता है। हाँ, गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है और सिंसेरिटी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एक बुक पकड़ ली और उसी में इंसान लग गया, कि इसमें स्मार्ट स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और किसी के मेंटर के टच में रहना बहुत ज़रूरी है जी। और मेंटर्स अवेलेबल हैं हर जगह। आज टेलीग्राम पे मेंटर्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, फेसबुक पे अवेलेबल हैं और मेंटर्स गाइड करते रहते हैं कि अब हाँ, अब आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ठीक। तो उस बेसिस पे आज कहीं भी बैठ के प्रिपरेशन की जा सकती है। एजाज साहब, ये बताइएगा कि अगर ऑनलाइन कोई ज्वाइन करना हो कोई इंस्टीट्यूट, तो कोई रेफ़र करेंगे, आप बताएंगे कि किसको ज़्यादा देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए? सर, अभी सिविल सर्विसेज इतना वास्ट फील्ड है कि अभी हमें किसी एक प्लेटफॉर्म का नाम लूँगा तो दूसरे के साथ इंजस्टिस हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें जीएस है, जीएस में भी स्पेशलाइजेशन होगी, एथिक्स के अलग सोर्सेज हैं, GS1, GS2, GS3 के अलग सोर्सेज हैं, इकोनॉमिक्स की स्पेशलाइज्ड फील्ड हो गई है, फिर ऑप्शनल के अलग हैं, CSET का अलग है। तो डिफरेंट सोर्सेज हैं और बच्चे बखूबी जानते हैं आज के टाइम में किसको रेफ़र करना चाहिए। तो मुझे लगता है नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो इस तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, उनको पता है कहाँ कौन से सोर्सेज करने हैं। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इसी स्पेशलाइजेशन हो गई है, तो कोई एक प्लेटफॉर्म भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है डिमांड, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कंसल्ट करने पड़ेंगे हर फील्ड के लिए। अच्छा, ये बताइएगा वाइवा किस तरह का होता है? मतलब कितने लोग सामने बैठे हुए आज होते हैं, आप अंदर जाते हैं तो अंदर का माहौल किस तरह का होता है? वाइवा एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है कैंडिडेट के फाइनल स्टेजेस में, और जो अंदर बोर्ड बैठता है उसमें कभी 5 कभी 8 में मेरा ये 4th वाइवा था। तो मैंने स्टार्टिंग में ये, आपका 4th वाइवा था? जी, मतलब 3 बार आप इससे पहले वाइवा तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो मैंने ये भी देखा है कि एक बोर्ड में 13 मेंबर्स भी थे। ठीक। जी। तो फिर उसके बाद लेकिन कम हो गया, मेरे लास्ट वाइवा में 5 मेंबर्स थे। ठीक। तो और अंदर जो एनवायरनमेंट होता है बहुत कॉर्डियल होता है, बहुत सपोर्टिव। पानी वानी पिलाते हैं कि भाई आराम से बैठो, पानी अवेलेबल होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने पिया होगा। जी जी। तो लेकिन वो बहुत सपोर्टिव होते हैं और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ग्रिल करते हैं, अंदर बहुत कम ग्रिलिंग होती है। वो अगर किसी कैंडिडेट को क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो वो वहाँ पे भी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं और अच्छे से वाइवा हो जाता है। किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? सर, वाइवा में कहा जाता है एनीथिंग अंडर द सन अंडर द स्काई कैन बी आस्क्ड। तो लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स को आइडिया होता है कि मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड और आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ है और ऑप्शनल बेस्ड, और उतना ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने जो पढ़ा है बस उसी को रिफाइन किया जाए तो वाइवा कवर हो जाता है। क्योंकि आपने इम्तहान पास करने के बाद आप KPS हो सकते हैं, आप KS में तहसीलदार जा सकते हैं, BDO जा सकते हैं, तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आपको इस वक्त इसके बाद मिलेगी।
तो ये बताइएगा कि कुछ इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि भाई जब आप मान लें आप तहसीलदार हो गए हैं या आप केपीएस हैं, तो कहीं कुछ माहौल ख़राब हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, उसको कैसे डील करना है, किस तरह करना है, इस तरह का कुछ पूछा जाता है? हाँ सर, ये स्पेशल कुछ क्वेश्चन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होता है, इनको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बोला जाता है। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में ये तो एक फेवरेट एरिया होता है उनका। तो एक स्पेशल बोर्ड मेंबर होता है जो इन्हीं एथिक्स बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसमें कब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर आपको किसी एथिकल डिलेमा या किसी ट्रिकी सिचुएशन में डाला जाए तो आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर आएंगे। और ये हमारा थ्योरी में भी एथिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाँ, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो किस किस तरह की किताबें पढ़ें? जैसे कहा आपने एनसीईआरटी के अलावा और कौन कौन सी किताबें पढ़ें वो? सर, सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी पे फिर से फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा फाउंडेशन ले करते हैं, उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। ठीक। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेट करते हैं कैंडिडेट के माइंड में। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप जितना ज़्यादा जाएंगे आगे उतनी ज़्यादा बुक्स हैं। तो इसलिए भी कहा जाता है कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू स्टडी, इट्स अबाउट व्हाट यू डू नॉट स्टडी। तो बहुत सोर्सेज आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब में आप एक टॉपर की बुक वो देखोगे स्ट्रैटेजी, तो वो कहेगा ये बुक पढ़ो, दूसरा टॉपर कहेगा ये नहीं ये पढ़ो। तो स्टैंडर्ड बुक कोई एक पढ़ी जाए हर जीएस की। हिस्ट्री में जैसे मैंने स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी इन दोनों को क्लब करके नोट्स बनाए थे। अब कुछ एरियाज़ होते हैं जो बहुत कैंडिडेट को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे मुझे मेडिवल हिस्ट्री पता नहीं क्यों डिस्टर्ब करता था हमेशा। तो मैंने एक दिन क्या किया कि मैंने 3 डिफरेंट बुक्स ली, तो 3 बुक्स का मैंने कलेक्टिव एक नोट्स बना लिया। तो जो एरिया डिस्टर्ब करता है उसको स्पेशल फोकस कीजिए, बाकियों को नॉर्मली रेफ़र की जाए बुक्स, तो इतना कवर हो जाता है। मोहम्मद एजाजुर रहमान अब के JKAS ऑफिसर हैं। वो बच्चे जो अब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन्होंने बता दिया कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है, और तैयारी के दौरान खुद भी आदमी को लगता रहता है कि अब आगे क्या पढ़ना है, किस तरफ जाना है। तो कोशिश ये करिए 10th 12th के बाद इस तैयारी में लग जाइए। जम्मू और कश्मीर का ये सबसे मुश्किल तरीन एग्ज़ाम माना जाता है। एजाज साहब, आपके लिए नेक ख्वाहिशात कि आप जहाँ भी जाएं सोसाइटी को सर्व करें। बहुत शुक्रिया।